हेलो क्लास 8th। आज हम आपके पाँचवें पाठ उद्योग के आधे भाग से आगे पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था, नहीं मंगाना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए, यानी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब यह विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राज़ील के पास, दक्षिण अफ्रीका में है यहाँ पे, और ये यूरोप में है, जर्मनी में, रूस में, और ये चीन का क्षेत्र है, ये जापान का, भारत और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों की संगम यहाँ पे जो नदियाँ मिलती हैं के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो जमशेदपुर जो है वो जमशेदजी टाटा के नाम पर स्थित है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति तो यहाँ पर दिखा है, खरकई नदी है ये, और ये स्वर्ण रेखा नदी है, डलमा पहाड़ी है यहाँ पे, और ये झील भी है, और यहाँ पर हवाई पत्तन है, गल्फ कोस्ट, चिड़ियाघर, टाटा का मुख्य अस्पताल है, सामान्य डाकघर है, टाटा इस्पात कार्य, और यहाँ पर रेलवे लाइन भी है, और सब कुछ यहाँ पर स्थापित किया गया है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था, तो आवागमन के लिए साधन पूरा था। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेप के साथ कलकत्ता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है, सरकार ने भी इसको प्रोत्साहन दिया। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपनी आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है, यानी कि हर चीज़ में लोहा इस्पात होता है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इनमें द्वितीयक उत्पादन, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही मिलता है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन यानी जल परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। तो ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो ऊंचे, जहाँ पर से सबसे ऊंचे स्थान पर होगी, जहाँ पर से बहाव होता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे
ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत यानी कि जो शुद्ध किया हुआ सुधारा हुआ इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब है सूती वस्त्र उद्योग। जो शब्द टेक्सटाइल है लैटिन के टॉक्सियर से उत्पन्न है, जिसका अर्थ बुनना होता है। तो धागे से कपड़े की बुनाई बहुत प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था, यानी हाथ से होता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम यानी कि बहुत ही उत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता की और डिज़ाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो उनकी यूनिट होती थी, जहाँ पर मशीनें होती थी, उसमें करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। जो मिल थी कल कारखाना वाली, कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा है। बहुत जल्दी फैला, मतलब प्रारंभ में उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। नमी वाली जलवायु है, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियल तरीके से, और कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो देश के में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैल्स्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गया। और प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण देश देखो उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में है, ये ब्राज़ील के आसपास, अफ्रीका में भी है, यूरोप में है, और इधर एशिया में, चीन में, भारत में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। भारतीय वस्त्र उद्योग जो उत्पादन करता है उसका 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, निर्यात यानी उसको बाहरी देशों को बेचा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर है। 1859 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई और शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थी। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट है। यहाँ कच्चा माल आसानी से, जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी यहाँ पर कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराती है। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँचाता है। इसकी बाजार तक सरल पहुँच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन है बंदरगाह, इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं और बहुत से वस्त्र मिल बंद हो गए हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण नयापन न होना इसका प्रमुख कारक है। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान का मैनचेस्टर है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध कराता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की स्थिति उपलब्ध कराती है।
पतन की स्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल यानी मंगाए गए कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत यानी कि सुधारा हुआ जो उत्पाद है अधिकांश निर्यात किया जाता है, बनाया हुआ है अच्छा करके। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी। तो सोचिए यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह की शिफ्ट में काम करने की कई रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया और की सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है, डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन मतलब उस समय तक किया हुआ जो संदेश है स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती तो पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद अपने कार्य के परिणाम कैलिफोर्निया भेजती है। इस तरह से संवाद और कार्य साथ साथ होते हैं। यह इस प्रकार से है मानो दोनों सटे कार्यालय में बैठे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है यानी कि पूरे संसार में फैल गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत का बेंगलुरु में है। नाभि क्षेत्र यानी जिस तरह से शरीर का केंद्र जो नाभि होती है उसी तरह से इस सूचना प्रौद्योगिकी का जो केंद्र है बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया की स्थितिक लाभ को नीचे दिखाया गया है। आप इन दोनों शहरों के बीच समानताओं पर ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरती सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र हैं मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। अन्य स्थान हैं गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है यानी इस तरह के लोग इसको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर इनके अवस्थितिक लाभ दिखाए हैं। भारत में बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शैक्षिक संस्थान है। नगर धूल मुक्त है। यहाँ का किराया रहन सहन का खर्चा भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं और वहाँ पे विश्व में जो सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया है विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्रों के समीप है। सुहानी जलवायु, आकर्षक और स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान, मुख्य सड़क व हवाई पत्तन के समीप स्थित है। बाजार और निपुण कार्यबल तक अच्छी पहुँच है। तो देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं। वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क, महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान के आदान प्रदान में लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधाएं जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अपशिष्ट निपटान क्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अब एक तथ्य देखिए, बेंगलौरी होने का तात्पर्य है बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में वाह्यस्रोती हो गई, जहाँ कम वेतन पर उसी क्षमता का निपुण श्रमिक उपलब्ध था।